नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम लोग बाल मनोविज्ञान की मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका हमने एक सेट कर लिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना। ये वाले हमारे हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में नया ऐड हुआ है। साथ ही साथ अगर आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये काम आने वाला है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। कैसे याद रखना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ मैं क्वेश्चन करने के दौरान आपको बताऊंगी और ये अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ से आपके 10 सवाल आएंगे। बाल मनोविज्ञान से हॉस्टल वार्डन के लिए 10 सवाल आएंगे। तो अगर टेस्ट को करते हो तो 7 से 8 नंबर तो आसानी से आप लोग बना लोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिया था। आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए सब, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहा गया है? किशोरावस्था, वृद्धावस्था, शैशव अवस्था, युवा अवस्था। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सामाजिक अवस्था, शैशव अवस्था को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक छोटे बच्चे को जब भी आप देखते हो तो उससे एक पॉजिटिव वाइब आता है, जिससे आपको अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है तो आपका मन भी अच्छा रहता है, और आपका मन अच्छा होगा तो आपका समाज में भी अच्छा वातावरण होगा। तो इसीलिए शैशव अवस्था को, एक बालपन अवस्था को, एक छोटे बच्चे जो 0 वर्ष का है, 0 से 2 वर्ष का है, उसको देख के आपको अच्छा लगता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शैशव अवस्था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाइगोत्स्की के संज्ञात्मक विकास का आधार नहीं है। आपको बताना है आधार नहीं है। ये वैज्ञानिक का नाम है और इनका सिद्धांत है संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास में इन्होंने क्या बोला है कि इनके 3 आधार हैं। कौन कौन से आधार? एक तो होगा कल्चरल, दूसरा होगा लैंग्वेज, तीसरा होगा सोशल। तो ये 3 आधार हैं और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में है 4। तो जो चौथा वाला ऑप्शन जो मैंने नहीं बोला है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है संज्ञात्मक विकास का आधार नहीं है किसका? वायोत्स्की का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 वंश हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी शारीरिक उपलब्धता कितनी होगी? तो ये वाला सवाल आया हुआ सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 120। इसको निकालते भी हैं। इसमें मानसिक आयु को शारीरिक आयु से डिवाइड कर दें और 100 से इंटू कर दें तो यहाँ पे शारीरिक उपलब्धता निकल जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है? किस शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 20वीं शताब्दी में कहा गया है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। चलिए अगला सवाल। यदि बुलाए जाने पर अभिभावक शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक अभिभावक को नोटिस भेज सकता है, शिक्षक अभिभावक से मिलने जा सकता है, शिक्षक बच्चों को दंडित कर सकता है या फिर उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा कि जब किसी भी टीचर से ये कहा जाए कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग में आइए और वहाँ पे पेरेंट्स नहीं आते हैं तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि ऐसा क्या बात हो जा रहा है कि माता पिता अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड को, अपने बच्चे की स्थिति को देखने के लिए, पूछने के लिए एक टीचर से मिलने नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए ये जानने के लिए टीचर को, एक शिक्षक को माता पिता के पास, अभिभावक के पास जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक अभिभावक से मिलने जा सकता है। चलिए अगला सवाल। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, मेगन हॉक, हॉवाल्ट। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको याद कराना चाहूँ कि किसने कहा था तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हम जब बचपन थे, छोटे थे, तो हम लोग स्कूल जाने के लिए डरते थे, रोया करते थे ना। रोते रोते हमारे शरीर में इतनी कपकपी आ जाती थी कि हमको ठंडर आ जाता था, हम लोग कांप जाते थे ना, ठंडर आ जाती थी हमें। तो प्रथम शिक्षा लेने के लिए हमारे शरीर में कपकपी आ जाती थी। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है कि आजकल के बच्चे अपने रील्स बनाते हैं कि रूटीन कैसा होता है हमारे स्कूल जाने का, हम कैसे जाते हैं, यूनिफॉर्म कैसे पहनते हैं। लेकिन हमको शुरुआती दिनों में हमें डर लगता था और हमको डर लगता था। तो यहाँ वहीं से लेके डर को ही, कपकपी को ही लेके आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ पे ठंडर, डर के मारे ठंडर आ जाता था, तो प्रथम शिक्षा लेने के लिए ठंडर आ जाता था। इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मानव का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, शारीरिक मानसिक विज्ञान। तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले वाले पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा जब मनोविज्ञान वाला बुक से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे। तो चलो अगला सवाल। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। आपको बताना है योगदान नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में थे। पाठ्यक्रम में सुधार, शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल, शिक्षा का बाल केंद्रित होना, उपयुक्त सभी।
तो योगदान नहीं है पूछा है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पाठ्यक्रम में सुधार इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या क्या में योगदान है? शिक्षा में बच्चों के ऊपर ध्यान देना, शिक्षा में बच्चों का जो भी बच्चों के लिए आचरण होना चाहिए उसको बच्चों के बारे में बताना सहज तरीके से, ये सारे योगदान हैं मनोविज्ञान के। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में कम से कम हड्डियां होती हैं? शस्य अवस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था, जरा अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जरा अवस्था। कैसे? जब एक छोटे बच्चा होता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसके शरीर में थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, 1-2 साल का होने लगता है, तो उस समय उसके शरीर में लगभग 300 प्लस हड्डियाँ रहती हैं। जब वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है तो उसके शरीर की हड्डियाँ जुड़ करके मजबूत होके कुल 206 हड्डी हो जाती है। और जैसे जैसे वो बूढ़ा होते जाता है वैसे वैसे उसके शरीर की हड्डियां घटने लगती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जरा अवस्था में मनुष्य में शरीर की हड्डियां कम होने लगती हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? वहाँ पे पूछा था योगदान नहीं है, यहाँ पे योगदान पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित होना इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इस सवाल को हमने ऑलरेडी कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो जाकर उस वीडियो को देख लेना और सही जवाब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चला कि आप लोग हमारे जो क्वेश्चन है उसको कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलो सवाल पे आ जाओ। परिवार एक साधन है किसका? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम माना गया है? सृजनवादी उपागम, विस्तारवादी उपागम, कृति उपागम, वृत्ति उपागम। क्या हो जाएगा? शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सृजनवादी उपागम सही आंसर है। अगला सवाल, अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्वता की भावना, प्रतियोगिता की भावना, रचनात्मकता की भावना। क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सहयोग की भावना को विद्यार्थियों के बीच में बढ़ावा देता है शिक्षक, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल, 20वीं सदी को मिथ्यावक्ता का समय भी कहा जाता है। यह कथन किसने कहा था? कोबोल्ट, स्किनर, क्रो एंड क्रो, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्रो एंड क्रो ने कहा था 20वीं सदी को मिथ्यावक्ता का समय। इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो, झूठ बोले कौवा काटे बोलते हैं ना, झूठ बोले कौवा काटे, तो वैसे ही याद कर सकते हो कि झूठ यहाँ पे मिथ्या दिया हुआ है तो क्रो, कौवा को क्रो बोलते हैं ना, तो क्रो एंड क्रो यहाँ पे याद रख सकते हो कि 20वीं सदी को मिथ्यावक्ता का समय क्रो एंड क्रो ने कहा था। सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अगर अपने से भी पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट MCQ के थ्रू किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर उसको नहीं आता है तो उसको आप लोग एग्जाम से पहले पढ़ लो ताकि कोई आगे चल के मिस्टेक मत करो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल, बच्चा किस अवस्था में अपने व्यवहार की स्वीकृति समाज से चाहता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था। बच्चा किस अवस्था में चाहता है कि समाज उसको स्वीकार करे? तो एक टीनेज के टाइम पे ना उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंज होने लगता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, माँ बाप की बात नहीं मानता और उसी एज में वो लगता है कि उसको लगता है कि दुनिया उसका दुश्मन है। तो वो कौन सी एज है कि चाहता है कि समाज उसको स्वीकार करे? तो वो है किशोर अवस्था, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वह विधि कौन सी है जिसमें नियम बताया जाता है फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है? समागम विधि, निगमन विधि, संचार विधि, शैक्षणिक विधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि निगमन विधि है जहाँ पर नियम बताया जाता है और उदाहरण बाद में दिया जाता है। अगला सवाल, अभिधम कर्ता हेतु अभिधम को होना चाहिए। अभिधम का मतलब होता है लर्निंग या सीखना। तो अभिधम कर्ता हेतु एक अभिधम को परिपक्व होना चाहिए ताकि वे उस कार्य को कर सके जिससे वो कार्य करने की इच्छा रखता हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की उपयोगिता का अधिगम सामाजिक विकास है। केविन, जियान डियोज,
हैरलॉक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जियान ड्यूज। जियान ड्यूज का कथन है ये कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की उपयोगिता का अधिगमन सामाजिक विकास है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बालक को वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिलनसार, अनुकूल, प्रतिकूल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कूल। बालक को वातावरण के साथ सामंजस्य यानी कि उनके साथ में तालमेल स्थापित करने की जो रूटीन है उसको वो जन्मजात से होती है, बचपन से ही वो जानता है कि किस तरह से इंटरेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकूल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड ब्रेन, डगलस, क्रो एंड क्रो, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। कैसे याद रखोगे? बुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन, है ना, ब्रेन बोलते हैं। तो ये देखो कोई क्वेश्चन में ऑप्शन में कहाँ पर है? अल्फ्रेड ब्रेन। तो इस तरह से आप लोग इसको आंसर ले सकते हो, तो आपको याद भी रह जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? शायद ये आखिरी सवाल है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा फ्रांस में। तो मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? फ्रांस से शुरू किया गया था। चलिए यहाँ से हम लोग सवाल को एंड है। आई होप आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना, ताकि एग्जाम के आते तक आपको वो चीज़ें बनती जाए। अगले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, और कमेंट करके मुझे बताना कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।